तो रितेश अग्रवाल उन्होंने फेलोशिप के लिए कमिट किया था। एंड आई गेस विद इन 3 वीक्स उन्होंने विदाउट एनी फॉलोअर्स क्रेडिट भी कर दिए थे। ओह दैट्स ग्रेट, एंड दैट्स ग्रेट। काफी उनका फास्ट प्रोसेस था, जो उन्होंने कमिट हम्म। किया तो उसको जल्दी ओके। कंप्लीट किया। मुझे काफी इन्वेस्टर्स इनबाउंड्स आने लगे। एंड जिस दिन अपना ये शो लाइव हुआ था लाइव हुआ था। उस दिन, हाँ उस दिन अराउंड अपनी 3.5 लैक्स की सेल्स आई थी शार्क टैंक की वजह से सेम डे। उसके अलावा ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। अगर टीवी में दिखाते तो थोड़ा सा ज़्यादा और हाँ। ज़्यादा सेल्स, क्योंकि जैसे मैं फर्स्ट 3 सीजन पे जो स्टार्टअप्स आए थे उन्हों से मैंने पूछा तो उनकी सेल्स काफ़ी इंक्रीज हुई थी। एंड जो सीज़न 4 में जो सेम टाइम पे जब मेरी पिच थी तो बाकी स्टार्टअप्स से जब मैंने बात की तो उनका भी सिमिलर था, मतलब हाइप अच्छा। मिली बट वो उतनी ज़्यादा नहीं जितनी फर्स्ट 3 सीजन्स में अच्छा। मिली। मतलब जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया था मेरे को उस समय तो खराब लगा था, बट मैं दूसरे दिन फिर भूल गया था, फिर मैं काम पे लग गया। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका सेलेब लाइफ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए फिर से एक बार ले आए हैं एक एक्सक्लूसिव और कैंडिड इंटरव्यू। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है आयुष चौहान। ये है फाउंडर जैगबी के, जो कि शार्क टैंक इंडिया में फीचर भी हो चुकी है। सो वेलकम आयुष, हाउ आर यू डूइंग? या आई एम गुड, थैंक्स फॉर हैविंग मी देयर। प्लेजर इज ऑल माइन। ओके आयुष, शार्क टैंक इंडिया बहुत बड़ा हो चुका है अब। ऑल द कंपनीज वांट टू कम। सो हाउ डिड यू लैंड अप एट शार्क टैंक? बिकॉज आई नो कि सब अप्लाई करते और सब तो नहीं पहुंचते। सो व्हाट इज द प्रोसीजर कि टीवी पे आप आ सके? तो उसके लिए आप कैसे पहुंचे? तो मैं शार्क टैंक में 3 साल से अप्लाई कर रहा हूँ जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। तो फर्स्ट 2 टाइम्स तो हम लोग रिजेक्ट हुए थे ओके। एंड थर्ड टाइम हम लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इसमें क्या रहता है कि पहले तो आपको एक क्वेश्चनेयर आता है एकदम सिंपल सा, जिसमें आपको अपने बिजनेस और आइडियाज़ के बारे में बताना होता है। तो वो फिलअप करने के बाद कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं। जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अपने बिजनेस के बारे में भरना पड़ता है। जो लोग वहाँ से शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको एक इन पर्सन ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है 5 सिटीज़ में। फिर वहाँ पे जाके आपको पिच करना होता है। एंड जब वहाँ पे हुए तो फिर आप डायरेक्ट शार्क्स पे आते हैं। तो टोटल ऑफ 5 राउंड्स होते हैं, जिसमें से 2 रिटर्न वाले रहते हैं जिसमें आप डिटेल्स भर रहे हो, और 2 पिचिंग वाले रहते हैं। एक में आप अपना वीडियो पिच करके भेजते हो और दूसरे में इन पर्सन। जो ये राउंड्स क्लियर हो जाते हैं देन आपको फिर और फाइनली शार्क्स। इसमें क्या क्राइटेरिया है? ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो काफ़ी ये बिजनेस के रिलेटिव रहते हैं कि जैसे आपकी सेल्स क्या है, मंथली ग्रोथ क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, किस कैटेगरी की सेल्स आपकी कितनी हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा डीप एंड डिटेल्ड नहीं रहते, लेकिन मैं हम्म। मिड लेवल का बोलूँगा। और ये ओके। किस क्राइटेरिया से ये लोग कंपनीज पिक करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अननोन है। क्योंकि क्योंकि जब मैं 2 बार अप्लाई किया था उस समय कंपनी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और हम लोग रिजेक्ट हुए थे, और थर्ड बार में जब कंपनी लोएस्ट पॉइंट में थी तो हम लोग सिलेक्ट हो गए थे। तो आई गेस हाँ। क्राइटेरिया। ओ माय, ओके। दैट्स वियर्ड। शार्क टैंक पे जो आपका पिच होता है वो एक्चुअली बहुत लंबा होता है, लेकिन हमको हाँ दिखाते बहुत कम है। और बहुत सारे जो फाउंडर्स है जो शार्क टैंक पे गए हैं, काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें नहीं दिखाते तो उससे स्टोरी पूरी ही पलट जाती है। एंड ऑल, तो हाँ। आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, या क्या नहीं दिखाया, या क्या दिखाया, क्या दिखाना चाहिए था बट दिखाया नहीं ऐसे? मेरी पिच अराउंड 50 मिनट्स की हुई थी। एंड 15। आई गेस टीवी पे जो दिखाया था वो 20 मिनट्स का था। 20 मिनट्स, तो हाँ। 30 मिनट्स, लेकिन ओवरऑल पिक्चर का आइडिया लग गया था। बट अगर हाँ पूरी पिच दिखाते तो थोड़ा सा बेटर होता। बट वो लोग भी कुछ जैसे पूरी लंबी पिच को ऑडियंस को ऑब्वियसली इतनी हाँ देर हाँ, ऑफ देखेगी कोर्स। नहीं, तो उसको कट आउट करके। या। तो आई गेस ये लोग यूट्यूब में जो भी पिचेस रिलीज हो रहा है, अभी हम लोग का रिलीज नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते हो जाएगा, उसमें काफ़ी डिटेल्ड पिच है कंपैरेटिवली। तो ओके। वहाँ पे पिक्चर थोड़ी ही क्लियर हो जाएगी। बट ओके। मतलब हर स्टार्टअप के अराउंड 45 to 50 मिनट्स की पिच तो रही थी। सो जजेस के साथ आपकी कैसे इंटरेक्शन रहे, और आपके फेवरेट जज कौन आपको लगे? मुझे तो रितेश अग्रवाल। हाँ, उनसे आपको फेलोशिप मिली, तो उसके बारे में क्या कहना हाँ चाहेंगे? हाँ, मतलब उन्होंने फेलोशिप के लिए कमिट किया था। एंड आई गेस विद इन 3 वीक्स उन्होंने विदाउट एनी फॉलोअर्स क्रेडिट भी कर दिए थे। ओह दैट्स ग्रेट, एंड दैट्स ग्रेट। काफी उनका फास्ट प्रोसेस था, जो उन्होंने कमिट हम्म। किया तो उसको जल्दी ओके। कंप्लीट किया। मेरी मतलब मुझे जैसे कंपनी में जो फंड्स है वो जनवरी में रिसीव्ड हुए, तो शार्क टैंक में आने के बाद रितेश अग्रवाल के ही पैसों से कंपनी चली थी नेक्स्ट 3 मंथ्स।
तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था, इसीलिए रितेश अग्रवाल मेरे फेवरेट शार्क्स हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो शार्क टैंक से आपने क्या सीखा, मुझे ये बताइए। एक तो मैंने ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखी, जैसे एक जो जैसे वहाँ पे ना एक बिजनेस को लेके काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिल जाते हैं। जैसे मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक था जो मुझे अनुपम मित्तल सर ने बोला था कि जिस मार्केट में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, हम लोग को मार्केट एक्सपैंड करना पड़ेगा। और जैसे हम लोग सिर्फ कंसोल गेमिंग में थे जब हम लोग शार्क हम्म। टैंक में थे, तो कंसोल गेमिंग एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा छोटी मार्केट हो जाती है। तो उन्होंने बताया था कि इस मार्केट में बड़ी कंपनी बनाना पॉसिबल नहीं है। हम्म। और यही यही बाकी शार्क्स का भी यही सेम चीज़ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक रितेश अग्रवाल की तरफ से मिला था कि हम लोग को प्री ओन्ड पे ही रहना है, तो हम लोग को बाकी प्रोडक्ट्स में भी जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग का बिजनेस सेकंड हैंड का है, अभी तक हम लोग सिर्फ हम्म। कॉपी थे, तो उन्हीं के फीडबैक की वजह से हम लोग बिजनेस एक्सपैंड कर पाए। तो ये फीडबैक तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो गया। जब आपको इतने बड़े बड़े लोग सेम चीज़ बोल रहे हैं एग्जैक्टली। तो आपको आइडिया लगता है कि आप एग्जैक्टली यही गलती कर रहे हो, और एग्जैक्टली। फीडबैक्स पे हम लोग इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस था शार्क टैंक का। एग्जैक्टली, आई एम श्योर, आई एम श्योर। और तो आफ्टर फीचरिंग इन शार्क टैंक क्या आपकी कंपनी में कोई इम्पैक्ट पड़ा? हाँ, मुझे काफ़ी इन्वेस्टर्स इनबाउंड्स आने लगे। एंड जिस दिन अपना ये शो लाइव हुआ था लाइव हुआ था। उस दिन, हाँ उस दिन अराउंड अपनी 3.5 लैक्स की सेल्स आई थी शार्क टैंक की वजह से, सेम डे, आई गेस इन नेक्स्ट दैट्स फ्यू ग्रेट, आवर्स। दैट्स ग्रेट। एंड उसके अलावा ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे तो फिर नॉर्मलाइज होने लगा। जैसे जो फर्स्ट 3 सीजन्स पे जो कंपनीज आई थी उनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ा था क्योंकि उस समय टीवी में आता था। इस ऑफ बार उन्होंने कोर्स। टीवी में रिलीज नहीं किया। ऑफ कोर्स। तो इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी काफ़ी स्टार्टअप्स एक्चुअली जिनसे मैं टीवी कनेक्ट ज्यादा हूँ। ऑडियंस देखती है इसीलिए, क्योंकि टीवी के ऑडियंस टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी होते हैं। एंड जो ओटीटी वाले हैं वो यूजुअली मेट्रोपॉलिटन या टायर 2 सिटीज तक ही जाते हैं, तो इसीलिए शायद। करेक्ट। बट बट अगर टीवी में दिखाते तो थोड़ा सा ज़्यादा और हाँ। ज़्यादा सेल्स, क्योंकि जैसे मैं फर्स्ट 3 सीजन पे जो स्टार्टअप्स आए थे उन्हों से मैंने पूछा तो उनकी सेल्स काफ़ी इंक्रीज हुई थी। एंड जो सीज़न 4 में जो सेम टाइम पे जब मेरी पिच थी तो बाकी स्टार्टअप्स से जब मैंने बात की तो उनका भी सिमिलर था, मतलब हाइप मिली बट वो उतनी ज़्यादा नहीं जितनी फर्स्ट 3 सीजन्स में अच्छा। मिली। ठीक और है। बाकी यूट्यूब में भी काफ़ी लोगों को हाइप मिली है, तो जैसे जब अपना आएगा तो आई गेस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि व्हाट इज योर प्लान आफ्टर फीचरिंग। आपको सारे फीडबैक मिल गए, सब कुछ हो गया, अब आपका जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स है वो आपने क्या सोच रखा है? तो जो मेरा बिजनेस डे वन से ये डैगबी है वो रीसेलिंग में है। तो हम लोग शार्क टैंक में आने तक जो करते थे तो वो ये करते थे कि कंसोल्स की रीसेलिंग। अब और दूसरी चीज़ ये थी ना कि हम लोग इन्वेंट्री रख के रीसेलिंग करते थे। तो अपना बिजनेस मॉडल ऐसा था कि जैसे कैशिफाई है एग्जैक्टली सेम, कि आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो हमारी वेबसाइट में सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है कि हम इस प्रोडक्ट को इतनी रेट पे खरीदते हैं, आप बेचो। वो प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस आता है, क्वालिटी चेक होता है, आपको पैसा मिलता है, फिर हम लोग उसकी इन्वेंट्री स्टोर करते हैं और रीसेल करते हैं। तो शार्क टैंक में आने के बाद दो चीज़ें हम लोगों ने चेंज की। एक कि सिर्फ कंसोल गेमिंग से हट के हम लोग ने बाकी प्रोडक्ट्स पे जाने लगे, और दूसरा जो हम लोग का इन्वेंट्री हैवी मॉडल था उसको हम लोगों ने इन्वेंट्री लेस किया। तो आज की डेट पे अगर मैं आपको डैगबी के बारे में बताऊं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप ओएलएक्स में हम्म। क्वालिटी चेक्स, लॉजिस्टिक्स और पेमेंट गेटवे ऐड कर दो। ओके। तो जो अपना मेन एम है अभी डैगबी को लेके वो ये है कि अभी जैसे एक तो मैं आपको बिजनेस बताता हूँ मॉडल। आपके पास कोई लैपटॉप है, आप ओएलएक्स में जाते हो तो क्या होता है, आपने ओएलएक्स में वो लैपटॉप लिस्ट किया, आपका जो सेलिंग रेडियस होता है वो अपने आसपास का एरिया रहता है, क्योंकि आपको कोई ऐसे लॉजिस्टिक सर्विस या पेमेंट गेट पे मिलता नहीं, आप लोग सामने से आके मिलते हो फिर प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हो। एग्जैक्टली। डैगबी क्या है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट किया, आप बायर से बात कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जो पेमेंट होती है वो डैगबी के थ्रू होते हुए जाती है। और जैसे ही हम लोग को पेमेंट मिली हम लोग सेलर से वो प्रोडक्ट उठा लेते हैं, वेयर हाउस में चेक करके बायर को डिस्पैच कर देते हैं। तो एज अ बायर जो आपको फायदा हुआ कि आपको कैटलॉग ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आप अपने आसपास के एरिया से नहीं खरीद रहे हो, आप ऑल ओवर इंडिया कौन कौन अपना प्री ओन्ड प्रोडक्ट बेच रहा है आप सब देख सकते हो। और एज अ सेलर जो आपको फायदा हुआ सेम चीज़ कि आप अपने आसपास के एरिया में नहीं बेच रहे हो तो आपका प्रोडक्ट जल्दी बिक जा रहा है। तो जो अभी हम लोग का मेन एम है डैगबी के साथ कि जैसे अगर आप कोई भी, मैं आपको न्यू प्रोडक्ट का एग्जांपल देता हूँ, चाहे आपको स्नीकर्स खरीदना हो या क्लोथ्स खरीदना हो
या कोई वीडियो गेम ही खरीदना हो, अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट है तो हमेशा दिमाग में अमेजोन या फ्लिपकार्ट आता है। तो सेम चीज़ हम लोग प्री ओन्ड के लिए क्रिएट करना चाहते हैं डैगबी में, कि अगर आपको प्री ओन्ड प्रोडक्ट खरीदना हो तो आपके दिमाग में डैगबी आए। अब इसमें टाइम लगेगा अनदर 7-8 years, बट यही प्लान है अभी तो। दैट्स ग्रेट, बाकी ऑल द देख। बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, शार्क टैंक में जाते जाते एक जो बोर्ड के फाउंडर हैं अमन गुप्ता, उन्होंने एक आपको हार्श कमेंट दिया था या एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे दिया था, तो उसको आपने कैसे लिया और आपका उस पे क्या कहना है? बिकॉज उनका रिएक्शन दिखाया बट आपका रिएक्शन नहीं दिखाया, सो व्हाट वाज, हाउ डिड यू टेक इट? अब मैंने ना बिजनेस में काफ़ी मिस्टेक्स की थी। जैसे उस समय मैं शार्क टैंक में गया था, तो एक्चुअली में क्या था कि जब मेरे को फाउंडर छोड़ के चले गए थे तो हम लोग की कुछ इन्वेस्टमेंट आने वाली थी जो कैंसिल हो गई थी फाउंडर्स फाइट की वजह से। तो काफ़ी कंपनी कैश क्रंच में चली गई थी, मतलब कंपनी में पैसा बिल्कुल नहीं था, तो कंपनी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। तो उसको देख के उन्होंने बोला था। और दूसरा ये रहता है कि मैं, मतलब थोड़ा इतना मतलब जब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था मेरे को उस समय तो खराब लगा था, बट मैं दूसरे दिन फिर भूल गया था, फिर मैं काम पे लग गया। हाँ, तो ये मैं इतना थोड़ा सा मेरा ज़्यादा देर तक याद नहीं रखता हूँ। दैट्स ग्रेट, तो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो बट कब कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, तो उसको देख के, जैसे उनके पास तो फाइनेंस थे ही कंपनी के, तो आई गेस कोई भी देख के थोड़ा सा तो नाराज़ हो जाता। ये तो है। ओके। और दूसरा ये है कि मतलब जो हार्डशिप्स है वो तो आएंगी, मतलब वो बहुत नेचुरल चीज़ है। बाकी अपने ऊपर है उसको कैसे देखे। जैसे ओके। को फाउंडर्स का जाना, मतलब जैसे मैंने देखा था कि कंपनी का सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रीजन होता है को फाउंडर स्प्लिट। तो या जब मेरे को फाउंडर्स गए थे तब भी मतलब मुझे लग रहा था कि 70% चांसेस है कि डैग भी बंद हो जाए, बट अपनी तरफ से तो हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम फाइट कर सकते हैं। तो वही मैं ट्राई कर रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बट फिर फाइनली फाइनली आफ्टर 1.7 years फिर फाइनली अब चीज़ें सब कुछ सेटल्ड है, कंपनी में कोई भी डेप्ट नहीं है, एंड हम लोग को 1 CR की इन्वेस्टमेंट भी दैट्स अ ग्रेट रिसीव। अचीवमेंट, दैट्स ग्रेट। और ओके। अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं। ओके, सो हम अपने फाइनल क्वेश्चन पे आ गए हैं। सो आपके पूरे शार्क टैंक जर्नी या पूरे इंटायर जर्नी से व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जो शायद शार्क टैंक पे अप्लाई करना चाह रहे हो या इन जनरल? बिकॉज अब कंपनीज जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, दे ऑल आर लुकिंग फॉर टू गेट इनटू शार्क टैंक, बिकॉज एक बहुत बड़ा उनको एक्सपोजर मिलता है कंपनी को, और फेम मिलता है, सबसे बड़ी बात। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव, क्योंकि आपने 2 बार अप्लाई किया, फिर तीसरी बार आप सेलेक्ट हुए, फिर पूरा आपका एक्सपीरियंस है, सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? सबसे पहले तो मैं एक ये दूंगा कि आप, सिलेक्शन वहाँ पे कंफर्म नहीं है, ओके। क्योंकि कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है कि अगर आपकी रेवेन्यू उसके ऊपर है या आपका इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। तो यहाँ पे काफ़ी, मतलब ये चांस बेस्ड है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो मेरी तरफ से तो एक ही एडवाइस रहेगी कि आप अप्लाई करते रहो हर साल, अप्लाई करते रहो। जब तक नहीं सिलेक्ट हो रहा है तब अगर तक आपकी एवरी। कंपनी वो भी थोड़ा सा डाउन भी जा रही है तो भी अप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं फर्स्ट टू जब फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में जब थे तब एवरी सिंगल मंथ की रेवेन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, मेरे को फाउंडर्स भी सब साथ में थे, हम लोग को रिसेंटली फंड्स भी रिसीव हुआ था दोनों टाइम, एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। एंड थर्ड में कंपनी वाज क्लोज टू बैंक्रप्सी, एंड ओके। सारी फाइनेंस तो मैंने सबमिट किए ही थे, तो उनने तो देखा ही होगा। हाँ जी। तो तो मतलब मेरी तरफ से तो ये एडवाइस रहेगी ना कि अप्लाई करते रहो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जितना बेटर कर सकते हो, और एवरी सिंगल ईयर। Okay, so this is your advice, right? Thank you so much, Ayush. It was a very candid and helpful conversation. I'm sure इससे viewers को काफी help मिलेगी. Thank you so much for your time and all the best for Dagby. And I hope आप जो भी aim कर रहे हो Dagby के लिए, you achieve all that. All the best. थैंक्स अ लॉट। And bye bye. थैंक यू।